हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे कस्टम पूरा में कैसे करेंगे। मैं हर दिन क्या करूँगी, जितने चैप्टर्स हैं चैप्टर वाइज कस्टम के 2 वीडियोस अपलोड करूँगी। एक आपका होगा रिवीजन वीडियो, सपोज आपके सारे कंसेप्ट चैप्टर नंबर 1 के जितने भी कंसेप्ट हैं उसको शॉर्ट में आपको मैं बता दूँगी क्या क्या है। अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो भी आपके लिए बेनिफिट रहेगा, बट अगर आप मोस्ट बेनिफिट अगर उसको उठाना चाहते हैं तो फर्स्ट टाइम आपको पूरा रीड करना पड़ेगा, फिर आपको वीडियो सुनना पड़ेगा, थर्ड टाइम उसके बाद एक बार और रीड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम वाले भी पढ़ सकते हैं, या फिर जिनका तो हो गया है उनको सिर्फ ये वीडियो देख लें तो आपको रिवाइज हो जाएगा। एग्जाम टाइम भी ये वीडियो को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 का सबका कंसेप्ट बता दूंगी, एंड फिर चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 का जो क्वेश्चन होते हैं लास्ट में स्टडी मटेरियल में, देयर इज टेस्ट और नॉलेज वाले क्वेश्चन, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि कस्टम के काफ़ी क्वेश्चन है जो कि केस स्टडी बेस्ड हैं, तो वो आई गेस मुझे क्योंकि स्टडी मटेरियल में दिया गया है तो आई थिंक वो इम्पॉर्टेंट है, तो वो भी हम कवर कर लेंगे। तो नाउ विदाउट फर्दर मच अडू आज चैप्टर नंबर 1 का कंसेप्ट पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है लेवी ऑफ एन एग्जाम्पशन फ्रॉम कस्टम ड्यूटी। तो सबसे पहले बेसिक हम बता देती हूँ मैं क्या होता है यहाँ पे कस्टम क्या होता है। ये सब इतना कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पे 2 ईयर याद रखना है। सबसे पहले जो कस्टम एक्ट है वो 1962 है। ठीक है, तो आपको हमेशा ईयर तो याद रखना ही है, रखना है। ठीक है, और कुछ सेक्शन याद रखना है, सारे सेक्शन याद नहीं रखना है। जो सेक्शन याद रखना है मैं आपको बताऊंगी। कस्टम एक्ट 1962 में आया था एंड कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में आया था, जो कि फर्दर 1985 में अमेंडमेंट हुआ था, बट वो अलग बात है। बट हम कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में आया था। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में बताया गया कि जो पहले सी कस्टम एक्ट हुआ करता था उसको रिप्लेस करके कस्टम एक्ट 1962 में आया, एंड सिमिलरली पहले इंडियन टैरिफ एक्ट हुआ करता था उसको रिप्लेस करके कस्टम टैरिफ एक्ट आया 1975 में, विच वॉज अगेन देन फर्दर अमेंडेड इन 1985 में। ठीक है, और हाँ यहाँ पे इतना ही ये लिखा है। उसके बाद यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के बारे में आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न में सबसे पहले आर्टिकल नंबर 246 मैं यहाँ मार्क कर देती हूँ तो आप इजीली और रेफर कर पाएंगे। आर्टिकल नंबर 246 में आपका सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लॉ दिया है। तो बेसिकली आर्टिकल 246 में मैटर्स जो कि लिस्टेड हैं हमारे 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, वो मैटर्स में कौन कौन पावर लेगा वो लिखा है। तो हमारा जो 7th शेड्यूल है, ये जो 7th शेड्यूल है उसमें 3 लिस्ट है, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। लिस्ट 1 में यूनियन लिस्ट है, लिस्ट 2 को हम स्टेट लिस्ट बोलते हैं, लिस्ट 3 को हम कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं। तो लिस्ट 1 में वो सब मैटर्स लिखा गया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज़ पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है कि वो उस मैटर्स के रिलेटेड सिर्फ वही लॉ बना सकते हैं। ठीक है, और लिस्ट 2 में उस मैटर के लिए सिर्फ और सिर्फ स्टेट ही अपना लॉ बना सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर बना सकते हैं। थर्ड में दोनों के पास पावर, दैट इज़ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, दोनों के पास पावर की वो लॉ बना सकते हैं। तो हमारा कस्टम किस में आएगा, कस्टम हमारा यूनियन 1 लिस्ट में आएगा, दैट इज़ पार्लियामेंट के पास से पावर है कि वो कि वो कस्टम के ऊपर रूल्स बना सकता है, लॉ बना सकता है। तो एंट्री 83 ऑफ यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि वो कस्टम में इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ के लिए लॉ बनाए। ठीक है, उसके बाद ओवरव्यू ऑफ कस्टम लॉ। तो जो कस्टम एक्ट 1962 है वो होल ऑफ इंडिया के लिए होगा। उसके साथ साथ ये सारे कोई भी ऑफेंसेस या कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है देयर अंडर कमिटेड आउटसाइड द इंडिया बाय एनी पर्सन, उसमें भी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, ये सब तो आपको चैप्टर नंबर दे दिया है। बेसिक डेफिनेशन में आते हैं। तो बोर्ड का डेफिनेशन कुछ नहीं है, मतलब जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस में है उसी को है। नोटिफिकेशन मतलब जो हम नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिश करता है ऑफिशियल गैजेट में, उसको हम नोटिफिकेशन बोलते हैं। इंडिया का ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है और इसका सेक्शन भी याद करना इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 27 इंडिया में, इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। ठीक है, सिग्निफिकेंस बताऊंगी। और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, इंडियन कस्टम वाटर, डेट इज़ सेक्शन 2 सब सेक्शन 28। यहाँ पे मैंने एक पुअर सा डायग्राम बनाने की कोशिश की है इंडिया का, जो कि आपको एक्सप्लेन करेगा। तो जैसे मैं आपको बताती हूँ, हाँ, ये आपका बेस लाइन है। ठीक है, ये आपका बेस लाइन है उसके, और ये आपका जो ब्लू वाला है ये आपका सी बेड है, मतलब ये पानी है समझ लो। और यहाँ से हमारा बेस लाइन है। इस बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक जो है उसको हम टेरिटोरियल वाटर बोलते हैं। इस बेसलाइन से 24 नॉटिकल माइल को हम कंटिन्यूस जोन बोलते हैं, एंड 200 नॉटिकल माइल को हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। ठीक है, और इसके जो नीचे 12 नॉटिकल माइल के जो नीचे होता है उसको हम सी बेड बोलते हैं। एक सेकेंड, हाँ,
हाँ, इसको हम सी बेड बोलते हैं। और यहाँ पे जो इसके नीचे होता है 24 नॉटिकल माइल के नीचे, उसको हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको पढ़ा देती हूँ। तो सबसे पहले इंडिया में, इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। तो सपोज़ ये हमारा बेस लाइन है, बेस लाइन मतलब यहाँ इंडिया है, ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे हमारा इंडिया है, ये इंडिया का बेस लाइन है, इंडिया का लाइन है। ठीक है, तो इसके 12 नॉटिकल माइल तक को हम इंडिया बोलेंगे। यहाँ हमारा लैंड यहाँ तक है, बट पानी में टेरिटोरियल वाटर में 12 नॉटिकल माइल तक को, इतना को हम इंडिया बोलेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे इंडिया का डेफिनेशन में ये बताया गया है। अब इस 12 नॉटिकल माइल का मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस हमको पढ़ना है कि ये 12 नॉटिकल माइल को हम इंडिया क्यों बोलते हैं, किस पर्पज़ के लिए इंडिया बोलते हैं, ये सब है। ठीक है, तो उसमें हमको सबसे पहले 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम बेस लाइन में हमको क्या पता है, हमको टैक्सेबल इवेंट के बारे में पता चलता है। टैक्सेबल इवेंट के बारे में मतलब इम्पोर्ट कब स्टार्ट होता है, एक्सपोर्ट कब स्टार्ट होता है, एक्सपोर्ट कब एंड होता है। तो उसके लिए मैं एक डायग्राम बनाई हूँ, जो बाद में बनाई हूँ, यहाँ पे पढ़ते हैं। ये हमारा इंडिया है। ठीक है, ये हमारा इंडिया है, ये हमारा 12 नॉटिकल माइल तक का हमारा ये टेरिटोरियल वाटर है। ठीक है, तो अगर हमारा जो यहाँ इंडिया से एक वेसल जा रहा है, सॉरी, तो सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस हमको टैक्सेबल इवेंट बताता है। मैं आपको इस डायग्राम से बताती हूँ टैक्सेबल इवेंट क्या होता है। ओह शिट, अंडू कैसे होता है। हाँ, टैक्सेबल इवेंट क्या होता है, टैक्सेबल इवेंट सपोज इम्पोर्ट मतलब क्या है, इम्पोर्ट मतलब आप बाहर से मंगवा रहे हैं गुड्स, राइट। तो सपोज़ आपका एक बोट है, यहाँ पे आप एक वेसल मंगवाए सामान, वो अगर आपके यहाँ तक आया तो आपका इम्पोर्ट स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे ही वो आपका टेरिटोरियल वाटर ऑफ ये यहाँ पे इसको क्रॉस कर गया, टेरिटोरियल वाटर में आ गया, तो वो आपके इंडिया में आ गया। जैसे ही आपका ये टेरिटोरियल वाटर में क्रॉस किया, वो आपका बोट इधर आ गया, तो आपका इंपोर्ट स्टार्ट हो जाता है। और इंपोर्ट ख़त्म कब होता है, जब आपका ये कस्टम पोर्ट में रेडी फॉर होम कंजप्शन, मतलब जब भी आप यहाँ पे गुड्स अनलोड कर देते हैं और जो इंपोर्टर है वो आ जाता है, वो आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स दिखा देता है एंड ड्यूटी पे कर देता है, तो हम मान लेंगे कि आपका जो इंपोर्ट है वो ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है हम इंडिया से बाहर भेज रहे हैं, तो इंडिया हमारा इंडिया से हम बाहर भेज रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया में हमारा सपोज़ एक बोट है, हाँ, इंडिया में हमारा ये एक बोट है, हमको अब सामान बाहर भेजना है। तो जैसे ही हमारा ये 12 नॉटिकल माइल क्रॉस करता है, मतलब अगर हमारा बोट यहाँ आ गया है, तो हम ये मान लेंगे कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, जैसे ही यहाँ से हमारे इंडिया से, हम तो इतना इंडिया माने, राइट, तो जैसे ये वाला एरिया क्रॉस करता है तो हम मान लेंगे कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो ख़त्म हो गया है। और इंपोर्ट कब स्टार्ट होगा, जब यहाँ से हमारा 12 नॉटिकल माइल्स में आएगा, तो हमारा जो इंपोर्ट है वो स्टार्ट होगा, और जहाँ यहाँ से गया है तो वो हमारा एक्सपोर्ट एंड हो रहा है। तो इसीलिए हमारा सिग्निफिकेंस है हमको इंडिया देखने के लिए, इंडिया का डेफिनेशन पढ़ने का यही सिग्निफिकेंस है कि हमको इससे क्या होता है, हमको इससे टैक्सेबल इवेंट की जानकारी मिलती है। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट आते हैं सेक्शन नंबर 2, सबसेक्शन 28, दैट इज़ इंडियन कस्टम वाटर। तो मैंने बताया आपको इंडियन कस्टम वाटर 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड होता है। तो इंडियन कस्टम वाटर मीन्स द वाटर जो कि एक्सटेंड हो रहा है अप टू द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अंडर सेक्शन 7 ऑफ टेरिटोरियल वाटर मैरिटाइम जोन एक्ट में। तो मैरिटाइम जोन एक्ट में सेक्शन नंबर 7 में जहाँ तक हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, वहाँ तक हमारा इंडियन कस्टम वाटर है, हम ऐसा मानेंगे। और हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहाँ है, 200 नॉटिकल माइल्स के बाद। ठीक है, और वो इंक्लूड करेगा बे, गल्फ, हार्बर, क्रीक और ट्राइडल रिवर में। तो अब इस इंडियन कस्टम वाटर को हमको क्यों देखना है, हमने तो ये देख लिया कि इंडियन टेरिटोरियल वाटर का और इंडिया का क्या सिग्निफिकेंस है, टैक्सेबल इवेंट बताता है, बट हमको ये देखना है कि अब हम इंडियन कस्टम वाटर क्यों पढ़ रहे हैं, उसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो इंडियन कस्टम वाटर का भी काफ़ी अच्छा हद तक सिग्निफिकेंस है। मतलब अगर आप 200 नॉटिकल माइल्स तक अगर आप स्मगलिंग करते हुए पकड़ में आ गए, तो आपका जो गुड्स है वो कॉन्फिस्केट हो सकता है। ठीक है, मतलब अगर आप प्रोहिबिटेड गुड्स अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो उसको हम जब्त कर लेंगे, वो गुड्स को जब्त कर लेंगे अगर आप विदिन 200 नॉटिकल माइल्स तक हैं। या फिर अगर कोई वेसल को अगर आप स्मगलिंग के थ्रू लेके जा रहे हैं, तो उसको भी हम जब्त कर सकते हैं अगर आप 200 नॉटिकल माइल्स तक हैं। उसके बाद अगर आप कोई भी पर्सन को छुपा के लेके जा रहे हैं, कोई भी गुड्स को, कोई भी डॉक्यूमेंट्स को लेके जा रहे हैं, तो वहाँ पर हमारी जो कस्टम अथॉरिटीज़ है वो जाके आपके वेसल्स को चेक कर सकते हैं, इनको सर्च कर सकती है और अगेन कॉन्फिस्केट कर सकती हैं। और अगर आप कोई भी ऑफेंसेस किए हो, तो वहाँ तक आप अरेस्ट हो सकते हो।
और अगर ऐसा कोई वैसे बनाया जैसे आप कुछ छुपाना चाह रहे हो तो उसको भी कॉन्फिस्केट किया जा सकता है। तो इंडियन कस्टम वाटर का हमारा सिग्निफिकेंस है कि कुछ भी अगर आप गलत काम कर रहे हैं तो हम आपको इंडियन कस्टम वाटर तक अरेस्ट कर सकते हैं, आपके गुड्स को कॉन्फिस्केट कर सकते हैं। वेयर इस इंडियन टेरिटोरियल वाटर तक हम टैक्सेबल इवेंट ही देखते हैं। ठीक है, तो ये अगर डायग्राम आपको पता होगा तो आपके लिए ईजिली हो जाएगा। एंड हाँ, ये सब इंक्लूड होगा, जो सारे बे, गल्फ, हार्बर, क्रीक या टाइडल रिवर इंक्लूड होगा। ठीक है, और जैसे अगर हमारे यहाँ अगर हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आ गया तो ऑब्वियसली हमारी 24 नॉटिकल माइल कंटिनेंटल शेल्फ भी आ गया, सॉरी कंटीजियस जोन भी आ गया। और उसके नीचे जो हमारा होता है वो कंटिनेंटल शेल्फ होता है, वो बेसिकली सी फ्लोर का पार्ट होता है। और जो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ सी वाटर इस 200 मीटर्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको सेक्शन नंबर 227 एंड 228 याद रखना है। उसके बाद 3 स्टेजेस हैं इम्पोर्टेशन ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटी। सबसे पहले आप लेवी करते हैं, फिर आप असेसमेंट करते हैं एंड फिर हम कलेक्शन करते हैं। लेवी मतलब हम डिक्लेरेशन करते हैं कि आपको अभी लाइबिलिटी लगेगा, आपने इंपोर्ट किया तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। देयर इज़ अ स्टेज वेयर जो लाइबिलिटी है वो डिक्लेयर होती है। असेसमेंट में आप क्वान्टिफाई करते हैं कि क्या अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी आपको पे करनी है। एंड फाइनल कलेक्शन में जहाँ पे आप ड्यूटी एक्चुअल में पे करते हैं, गवर्नमेंट एक्चुअल में आपसे कलेक्ट करती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन नंबर 12। चार्जिंग सेक्शन में आपको कुछ नहीं बोल रहा है, बेसिकली गुड्स होना चाहिए। ठीक है, अब जो भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं, जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, गुड्स होना चाहिए। उस गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना चाहिए। वो गुड्स जिसको आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका रेट कस्टम टैरिफ एक्ट में उसके शेड्यूल आइदर फर्स्ट शेड्यूल या आइदर सेकंड शेड्यूल में रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट गुड्स हैं और जो भी नॉन गवर्नमेंट गुड्स हैं वो दोनों सेम होने चाहिए। मतलब चाहे वो गवर्नमेंट को बिलोंग कर रहा है नहीं बिलोंग कर रहा है, सेम होना चाहिए। ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए बिटवीन गवर्नमेंट गुड्स एंड नॉन गवर्नमेंट गुड्स एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजन एज प्रोवाइडेड होना चाहिए। तो सेक्शन नंबर 12 में इतना ही है कि गुड्स होना चाहिए। उसके बाद टैक्सेबल इवेंट होना चाहिए, मतलब इंपोर्ट होना चाहिए और एक्सपोर्ट होना चाहिए। और मैंने टैक्सेबल इवेंट आपको ऑलरेडी बता दिया है, ये डायग्राम मत देखना, ये डायग्राम गलत है। मैंने आपको टैक्सेबल इवेंट पहले से बता दिया है कि अगर आपका इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब बाहर से मंगवा रहे हैं, तो जैसे ही आपका टेरिटोरियल वाटर को क्रॉस करता है आपका इंपोर्ट स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे गार्डन सिल्क मिल्क वर्सेस COI ये एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। उसमें आपको यही लिखा गया है कि जब भी वो टेरिटोरियल वाटर क्रॉस करता है तो आपका इंपोर्ट स्टार्ट हो जाता है, बट जब वो हमारे मास ऑफ द गुड्स मास ऑफ द कंट्री का पार्ट बनता है तो हमारा इंपोर्ट ख़त्म होता है। और वेयर हाउसिंग के केस में क्लियरेंस पिन मिल्स वर्सेस कलेक्टर ऑफ कस्टम में इन केस ऑफ वेयर हाउस गुड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें पूरा इन केस ऑफ वेयर हाउस गुड द कस्टम बैरियर वुड बी क्रॉस व्हेन दे आर सॉट टू बी टेकन आउट ऑफ द कस्टम एंड ब्रॉट टू द मास ऑफ द गुड्स ऑफ द कंट्री। मतलब जब वेयर हाउस से निकाल रहे हैं तब हम मानेंगे कि हमारा इंपोर्ट खत्म हो रहा है। नाउ एक्सपोर्ट के लिए अगेन ये डायग्राम मत देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि एक्सपोर्ट के लिए अगर आपका जो गुड्स है वो अगर आपका टेरिटोरियल वाटर को क्रॉस कर दिया दैट मीन्स आपका एक्सपोर्ट एंड हो गया है। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज कंप्लीटेड व्हेन द गुड क्रॉसेस द टेरिटोरियल वाटर। यहाँ पे फिर क्लियरेंस फॉर होम कंस्ट्रक्शन, क्लियरेंस फॉर वेयर हाउस बोले हैं। तो अगर आप अपने घर लेके जा रहे हैं ड्यूटी वगैरह पे करके तो आप उसका होम कंजप्शन हो जाएगा। बट अगर आप ड्यूटी पे नहीं कर रहे हैं और इसको आप जाके एक जगह वेयर हाउस में रख रहे हैं तो आपका वो क्लियरेंस फॉर वेयर हाउस हो जाएगा। और जब आप वेयर हाउस से क्लियर करेंगे तब आपको ड्यूटी पे करना है एंड तब हम मानेंगे कि वेयर हाउस से जाके आपका होम कंजप्शन हो रहा है। ठीक है, बट हाउएवर अपना अब क्या हो रहा है, आप बिना ड्यूटी पे किए वेयर हाउस में रख रहे हैं तो अब गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू तो सिक्योर करना चाहेगा ना। इसके लिए आपको एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करना चाहिए जो कि इक्वल टू द थ्राइस टू द अमाउंट ऑफ ड्यूटी जो भी आपको पे बॉन्ड इशू करना है एंड देन आप जब उसको क्लियर करेंगे तब आपको पे करना है। ठीक है, अब सेक्शन नंबर 20 में आते हैं। सेक्शन नंबर 20 है हमारा री इम्पोर्टेशन ऑफ गुड्स। तो ये काफ़ी अच्छा सेक्शन है और इसको आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, इसमें काफ़ी क्वेश्चंस पॉसिबल है पूछने के लिए। अब आते हैं सेक्शन नंबर 20 में, दैट इज़ री इम्पोर्टेशन। तो सबसे पहले री इम्पोर्टेशन मतलब क्या होता है, सब कोई सोचता है वापस री इम्पोर्ट करना, बट कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। तो एग्जांपल से समझो, एग्जांपल मतलब क्या होता है कि अगर मैंने कुछ एक आर्टिकल बनाया, कुछ एक गुड्स बनाया जो कि मैं मैन्युफैक्चर की हूँ इंडिया में, ठीक है, और उसको मैं एक्सपोर्ट कर दी। अब जिसको मैं एक्सपोर्ट की वो वापस री इम्पोर्ट कर दिया, वॉट एवर मे बी द रीज़न, ठीक है, रीज़न क्लियर नहीं क्यों किया बट वो री इम्पोर्ट कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं री इम्पोर्टेशन। तो इसमें सेक्शन नंबर 20 क्या बोल रहे हैं, सेक्शन नंबर 20 ये बोल रहा है कि अगर आप गुड्स मैन्युफैक्चर किए हैं या फिर बनाए हैं, प्रोड्यूस किए हैं इंडिया में और उसको आप एक्सपोर्ट कर दिए हैं एंड देन वो गुड्स वापस री इम्पोर्ट हो गया है, तो वो जो री इम्पोर्टेड गुड्स हैं उसको हम ऐसा ट्रीट करेंगे, उसको हम ट्रीट करेंगे विद पार विद अदर गुड्स। मतलब जो अदर गुड्स को हम इम्पोर्ट करते हैं उसमें जो जो प्रोविज़न्स लगेंगे, जो जो रेट ऑफ ड्यूटी लगेगा वही सब सेम होगा ये इंपोर्ट के केस में। हाउएवर दो चीज़ है इसमें। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये दिखाती हूँ। फर्स्ट हमारा यहाँ पे
ये बोल रहे हैं कंसेशनल ड्यूटीज़। तो किस थोड़े बहुत केसेस में कंसेशनल ड्यूटी में आपको टैक्स पे करना है और उसमें अगर कुछ कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए एंड कब कब एप्लीकेबल नहीं होगा वो बताया गया है। एंड नेक्स्ट है कि कोई केसेस में क्या होगा कि आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, मतलब आप री इम्पोर्ट कर रहे हैं तो आपको इस केसेस में अगर आप री इम्पोर्ट कर रहे हैं तो आपको अगेन ड्यूटी पे नहीं करना पड़ेगा, तो उसके लिए एग्जेम्पशन बता देगा। एंड देन अगेन उसके लिए भी कुछ कंडीशंस आपको फुलफिल करने पड़ेंगे, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 20 इतना है। अब हम पढ़ते हैं कि किस किस केसेस में आपको कंसेशनल मिलेगा एंड किस केसेस में आपको एग्जेम्पशन मिलेगा एंड अगेन उनकी क्या क्या कंडीशंस हैं, ठीक है। फर्स्ट एक बार मैं आपको एग्जेम्पशन के बाद और ले चलती हूँ क्योंकि वो ज़्यादा ईजी है पहले। तो वैसे कंसेशनल भी काफ़ी ईजी है बट एग्जेम्पशन में सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि कब हमको ड्यूटी पे नहीं करना पड़ेगा अगर हम हम बनाए मैन्युफैक्चर किए, उसको एक्सपोर्ट किया एंड उसको री इम्पोर्ट किए हैं। तो जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर इंडिया में हुआ है और वो री इम्पोर्ट हुआ है किसके लिए, रिपेयर के लिए या फिर रिकंडीशनिंग के लिए हुआ है, अदर देन स्पेसिफाइड गुड्स। कुछ गुड्स स्पेसिफाइड है, वो गुड्स को छोड़ के बाकी गुड्स को अगर हम री इम्पोर्ट करें फॉर द पर्पज़ ऑफ आर दैट इज़ रिपेयर एंड रिकंडीशनिंग, उसको कर रहे हैं। और उसको हम कब कर रहे हैं, टाइम लिमिट क्या है 3 ईयर्स, विद इन 3 ईयर्स एक्सपोर्ट करने की, विद इन 3 ईयर्स उसको हम री इम्पोर्ट करें फॉर द पर्पज़ ऑफ रिपेयर एंड रिकंडीशनिंग, तो उस केस में हमारा जो ड्यूटी है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और अगर हम नेपाल में एक्सपोर्ट किए हैं और नेपाल वाले री इम्पोर्ट किए हैं तो उस केसेस में 10 ईयर्स रहेगा, ठीक है, ओके। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अदर कंडीशंस बाद में पढ़ेंगे, पहले हम एग्जाम्पशन पढ़ते हैं, कंडीशंस बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद पॉइंट 2 क्या बोल रहे हैं कि जो भी गुड्स हम मैन्युफैक्चर किए हैं इंडिया में और उसको हम री इम्पोर्ट किए हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ रीप्रोसेसिंग, रीफाइनिंग, रीमेकिंग, सब्जेक्ट टू एनी प्रोसेस सिमिलर टू द प्रोसेस रेफर टू इन रीप्रोसेसिंग, रिफाइनिंग, रीमेकिंग, तो वैसा किए हैं तो इसमें हमको अगेन 1 ईयर के अंदर अगर हम कर रहे हैं तो हमको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो फर्स्ट केसेस में सिर्फ और सिर्फ रिपेयर और रिकंडीशनिंग में अगर 3 ईयर्स और 10 ईयर्स के हिसाब से करेंगे तो हमको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। और बाकी जो आ रहा है दैट इज़ रीप्रोसेसिंग, रिफाइनिंग, रीमेकिंग एंड अदर्स में अगर हम कुछ कर रहे हैं तो अगर वो हम विद इन 1 ईयर के लिए एक्सपोर्ट किए, विद इन 1 ईयर हुआ और हम उसको री इम्पोर्ट करते हैं फॉर द प्रोवाइडेड पर्पसेस के लिए, तो हमारा जो है ड्यूटी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब पढ़ते हैं कि क्या कंडीशंस हैं हमारे एग्जेम्पशन के लिए, कि हमको एग्जेम्पशन क्यों मिलेगा। अगर जो हम गुड्स हैं वो मस्ट बी री एक्सपोर्टेड विद इन 6 मंथ, ओके। तो हम क्या किए, सपोज़ मैंने यहाँ पे क्या किया, मैन्युफैक्चर किया, यहाँ पे मैं गुड्स मैन्युफैक्चर की, एक्सपोर्ट की, वापस री इम्पोर्ट की, मैं मैन्युफैक्चर की, एक्सपोर्ट की, री इम्पोर्ट की, तो इसका यहाँ पे आपका 3 ईयर होना चाहिए या 10 ईयर होना चाहिए फर्स्ट केसेस में, या 1 ईयर होना चाहिए सेकंड केसेस में। और ये जब री इम्पोर्ट की इसको अगेन आपको री एक्सपोर्ट करना है, और अगर आप ये विद इन 6 मंथ्स कर रहे हैं तभी आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। समझ में आया मैं क्या बोली, बस समझ में आया ना। अगर आप गुड्स मैन्युफैक्चर के उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट करने के विद इन 3 ईयर्स और 10 ईयर फॉर द फर्स्ट केस में, और सेकंड केस में विद इन 1 ईयर अगर आप उसको री इम्पोर्ट कर रहे हैं तो आपको एग्जेम्पशन तब मिलेगा अगर जो आपने री इम्पोर्ट किया है उसका फर्दर री एक्सपोर्ट कर रहे हैं विद इन 6 मंथ्स, या फिर उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं 1 ईयर, ठीक है। द असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ द कस्टम सेटिस्फाइड रिगार्ड द आइडेंटिटी ऑफ द गुड्स, तो जो गुड्स आप भेज रहे हैं, जो इम्पोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, ठीक है। एंड थर्ड है इम्पोर्टर एट द टाइम ऑफ इम्पोर्टेशन, उसको जो इम्पोर्टर है वो एट द टाइम ऑफ इम्पोर्टेशन उसको एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पशन आई गेस क्लियर होगा। एक बार अच्छे से समझ गए ना, नहीं समझे तो वीडियो पीछे करके वापस सुन लो, क्योंकि वर्डिंग्स डिफ़िकल्ट है, कंसेप्ट एकदम ईजी है, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पशन का केस आया। अब हम आते हैं कंसेशनल ड्यूटी में। तो कुछ केसेस में आपको पूरा फुल्ली एग्जाम तो नहीं करेंगे बट कंसेशनली हम आपको एग्जाम्प्ट कर देंगे। तो पहली बार हम पढ़ते हैं कि कब कब कंसेशनल होगा, कब कब नहीं होगा। तो यहाँ पे भी हमको टाइम लिमिट दिया गया है, अगर हम री इम्पोर्टेशन करें विद इन 3 ईयर्स तो हमको ये कंसेशनल मिल जाएगा, बट अगेन 5 ईयर्स तक एक्सटेंडेबल है, मतलब 3 से 5 साल तक अगर हम कर रहे हैं री इम्पोर्ट तो हमको मिल जाएगा। ऑब्वियसली 5 ईयर स्पेशल सर्कमस्टांसेस के लिए है, ठीक है। उसके बाद जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और जो री इम्पोर्ट कर रहे हैं वो सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग हो, सेम चीज़ होना चाहिए, सेम गुड्स होना चाहिए, तभी हमको ये कंसेशनल ड्यूटी में टैक्स पे कर सकते हैं। और इन केस ऑफ पॉइंट 2 जो ओनर गुड्स हैं वो भी ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। दैट डजंट मीन, मतलब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देती हूँ कि आप यहाँ पे
इंडिया में गुड्स मैन्युफैक्चर किए, उसको एक्सपोर्ट किए, उसको री इम्पोर्ट कर रहे हैं विद इन 3 इयर्स या फिर 5 इयर्स, ठीक है। और ये जो यहाँ पे हमने जो एक्सपोर्ट किया और यहाँ पे आपका जो री इम्पोर्ट है ये सेम होना चाहिए, और उसके साथ साथ ओनर भी सेम होना चाहिए। मतलब जिसको हमने एक्सपोर्ट किया वही बंदा आपको री इम्पोर्ट कर रहा है। दैट डजंट मीन कि आप जिसको एक्सपोर्ट किए वो किसी को बेच दिया और वो जिसको बेचा वो अब री इम्पोर्ट कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसको आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं वही री इम्पोर्ट करना चाहिए। तो ये 3 कंडीशंस है, तभी आपका कंसेशनल ड्यूटी लगेगा। किस किस केसेस में कंसेशनल ड्यूटी नहीं लगेगा? अगर री इम्पोर्ट गुड्स हमारा हैज़ बीन एक्सपोर्टेड बाय EOU और ए यूनिट इन FTP। अगर EOU यूनिट आप FTP में पढ़ेंगे, हाँ FTP के वीडियोस भी डले हुए हैं, देख लीजिएगा। या फिर री इम्पोर्ट हो रहा है गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम ए पब्लिक या प्राइवेट वेयर हाउस से हो रहा है, या री इम्पोर्टेड गुड्स फॉल अंडर 4th शेड्यूल ऑफ सेंट्रल एक्साइज एक्ट, अगर ऐसा कुछ केसेस हैं तो कंसेशनल रेट एप्लीकेबल नहीं होगा। अब पढ़ते हैं कब कब कंसेशनल रेट एप्लीकेबल होगा। हमने कंडीशन पढ़ लिया कि कब क्या करने से होगा, कब नहीं होगा और कब होगा। पढ़ते हैं। फर्स्ट केस है कि अगर हम गुड्स एक्सपोर्टेड अंडर क्लेम फॉर ड्रॉबैक रिफंड ऑफ टैक्स ऑन एक्सपोर्ट बॉन्ड विदाउट पेमेंट। तो अगर हम गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं और उसमें हमने ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम किया है, या फिर रिफंड ऑफ IGST हमने जो पे किया है वो हमको मिल गया है, या फिर हमने बॉन्ड एग्जीक्यूट किया और विदाउट पेमेंट हमने एक्सपोर्ट कर दिया है, तो अमाउंट ऑफ इंसेंटिव जो हमको अवेलेबल था उतना ही हमको अमाउंट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी पे करना है। सपोज मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ, एक्सपोर्ट में एक्सपोर्ट रेट नहीं है हमको, या फिर मेरे को कुछ पे करना पड़ा बट उसको मुझे ड्यूटी ड्रॉबैक मिल गया, ठीक है। तो जितना अमाउंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक मिला उतना मेरा अमाउंट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि गुड्स अदर देन दोज फॉलिंग अंडर 1, मतलब यहाँ पे ये इसको छोड़ के और वो अगर हम एक्सपोर्ट करें फॉर रिपेयर अब्रॉड, ओके। तो यहाँ पे बोल रहा है गुड्स अदर देन .1, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि गुड्स अदर देन दोज जो हमने 1 में पढ़ा उसमें अगर वो सब गुड्स छोड़ के बाकी अगर हम री इम्पोर्ट किए हैं तो उसमें हम जो कस्टम ड्यूटी पे करेंगे वो हमारा वैल्यू ऑफ री इम्पोर्टेड गुड्स, जितना हमारा री इम्पोर्टेड गुड्स का वैल्यू है आफ्टर रिपेयर, उसको हम मार्केट वैल्यू देखेंगे, उसका फेयर कॉस्ट देखेंगे, रिपेयर का कितना कॉस्ट लगा वो देखेंगे, रिपेयर में जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज़ हुआ उसको प्राइस को इंक्लूड करेंगे, वेदर वो कॉस्ट एक्चुअली इंकर्ड हुआ है या नहीं हुआ है, और इंश्योरेंस और फ्राइट चार्जेस बोथ वेज में हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन हम समझ लेंगे, ओके। तो हाँ, ये था हमारा सेक्शन नंबर 20 में। अब आते हैं हम कुछ इलस्ट्रेशन से देखते हैं। तो मैंने इलस्ट्रेशन 1 का एक बार आपको समझा देती हूँ क्या है। ये देखो, यहाँ से आपको समझ आया तो कुछ हाँ, जो पहले हम एक मशीन ना इंपोर्ट किए जापान से। मतलब क्या हुआ कि जापान वाला, फर्स्ट केस मैं बताती हूँ, जापान वाला इंडिया को दिया एक मशीन, ठीक है। अब वो इंडिया वाला क्या किया, उसको वापस एक्सपोर्ट किया, ठीक है। एक्सपोर्ट क्यों किया? क्योंकि उसको कुछ रिपेयर कराना था। अब वो जापान वाला क्या किया, जापान वाला उसको बिना कुछ रिपेयर किए, मतलब कुछ उसको रीइम्पोर्ट कर दिया, विदाउट एनी रीमैन्युफैक्चरिंग या रीप्रोसेसिंग किए, ठीक है। रुको, अच्छे से बता देती हूँ। तो सबसे पहले क्या था कि एक जापान से हम एक मशीन मंगवाए, ठीक है। एक मशीन हम जापान से मंगवाए, इंडिया वाले के पास आया, इंडिया वाले उसको वापस एक्सपोर्ट किया क्योंकि उसको रिपेयर करवाना था कुछ, और ये जो रिपेयर था वो वारंटी में था, मतलब उसका रिपेयर का कॉस्ट उसको नहीं लगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, जापान वाला रिपेयर करके उसको री इम्पोर्ट कर दिया। तो हमको बताना है कि क्या हमको टैक्स पे करना है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो सेट मशीन हुआ था वो एक्सपोर्टेड हुआ था दिसंबर में, एंड री इम्पोर्ट हुआ विदाउट एनी रीमैन्युफैक्चरिंग या रीप्रोसेसिंग, ठीक है। तो ये लाइन हमको ये बताता है कि कोई रीप्रोसेसिंग या रीमैन्युफैक्चरिंग नहीं हुआ, तो शायद ये वाला हमको ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें एग्जेम्पशन नहीं होगा, ये कंसेशनल में आएगा और ये हमारा एग्जेम्पशन में नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पे यही बोल रहा है कि अगेन ये वारंटी में था तो हमको ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया जो हमारा रिपेयर था। हाउएवर जो रिपेयर का कॉस्ट लगा हमको, इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जो कि 6 लाख का कॉस्ट ऑफ मटेरियल था, और जो हमारा फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर था वो हमको 9 लाख का लगा, और जो इंश्योरेंस और फ्राइट चार्जेस था वो हमको 3 लाख का लग गया। उसका जो BCD है वो 10% में है और जो IGST है वो 12% में है, और हमको सेस को इग्नोर करना है, हमको अमाउंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है एज पर नोटिफिकेशन दिस ड्यूटी पेपर ऑन रीइम्पोर्टेशन ऑफ गुड्स इज एक्सपोर्टेड
फॉर रिपेयर अब्रॉड इफ द ड्यूटी ऑफ आफ्टर रिपेयर वे मेड ऑफ फेयर कॉस्ट। हाँ, तो इसमें हमारा क्या लगेगा, फेयर कॉस्ट और इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जो कि हमने जस्ट पढ़ा। तो बेसिकली कुछ कंडीशन जो फुलफिल होनी चाहिए वो आपको लिख देना है कि ये 3 ईयर्स के लिए 3 ईयर्स के विद इन हो जाना चाहिए, एंड बट वो फर्दर 5 ईयर्स तक भी हो सकता है, मतलब 2 साल तक एक्सटेंडेड हो सकता है। और जो एक्सपोर्टेड गुड्स हैं वो सेम होना चाहिए, ओनरशिप सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, जो हमारा वैल्यू ऑफ गुड्स था इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल 9 लाख था, और उसमें हमको 3 लाख का इंश्योरेंस ऑफ फ्राइट लग गया, दैट इज़ 12 लाख लग गया। उसमें हमारा 10% BCD लग जाएगा, एंड BCD पे 10% सोशल वेलफेयर चार्जेस तो मस्ट है लगना, तो वो हमारा 12,000 हो गया। टोटल हमारा 13,32,000 हो गया। उस पर हम 12% का हमारा IGST पे कर देंगे। तो टोटल हमको कस्टम ड्यूटी और IGST जो लगा वो 2,91,840 का लग गया। ठीक है, तो क्लियर हुआ आपका कंसेशनल ड्यूटी वाला केस। और रेमपोर का केस सेक्शन नंबर 20 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ ज़रूर देख के जाइएगा, ये मिस आउट मत कीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं ओके सेक्शन नंबर 21 में, दैट इज़ गुड्स डेलिक्ट रेक्स एक्सेट्रा। तो जो भी गुड्स हैं, चाहे वो डेलिक्ट हो रहे हैं, जेटसम हो रहे हैं, फ्रूटसम हो रहे हैं, रेक हो रहे हैं, जिसको आइदर इंडिया लाया गया है वो या फिर वो अपने आप आ गया है, तो उसको हम ऐसे डील करेंगे एज इफ वो गुड्स इंपोर्ट हुआ है इंडिया में, अनलेस हमको ये अगर जो प्रॉपर ऑफिसर है वो हमको सेटिस्फाई कर दे रहा है कि वो जो गुड्स है उसको हमको ड्यूटी फ्री एडमिट करना है, तब हम उसको ड्यूटी फ्री एडमिट कर लेंगे। वरना जो भी गुड्स आइदर वो बॉट या कम इन इंडिया है, तो उसमें हम ऐसा मानेंगे कि वो गुड्स इंपोर्ट हुआ है। अब बॉट तो समझ में आता है, खुद से कैसे चल के आएगा, तो बेसिकली ये सब जो वर्ड्स हैं वो हम समझते हैं, तो हमको समझ में आ जाएगा कि खुद से वो कैसे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले डलिक मतलब कोई भी कार्गो, कोई भी वेसल जो कि एबेंडेंट हो गया इन द सी विथ नो होप ऑफ रिकवरी, मतलब वो पता नहीं, वो हमको वो खो गया है, उसको अकेला छोड़ दिया गया है सी में, और हमको नहीं लगता कि वो हमको मिलने वाला है, मतलब वो खो गया, लापता हो गया है, कहाँ पे है वो, और वो कोई होप ही नहीं है उसका रिकवरी, उसको हम बोलेंगे डलिक्ट। जेटसम मतलब हम उसको जेटसन कर दें ताकि हम उसको सेव कर सकें सिंकिंग के लिए। तो क्या होता है ना, जब हमारा बोट क्या होता है बहुत भारी, अगर हमारा जो वेसल अगर वो बहुत भारी हो जाता है तो डूबने का डर रहता है, तो हम कुछ गुड्स को फेंक देते हैं पानी में, जिससे कि हम बच जाएं। गुड्स का नुकसान हो तो चलो, बट हमारा जो वेसल है वो बच जाए, तो उसको हम जेटसन बोलते हैं। और फ्लोटसम क्या होता है, जब हम जेटसन करते हैं, जब हम उस गुड्स को फेंक देते हैं, तो वो गुड्स तैरते तैरते अगर हमारे कस्टम पोर्ट में आ गया तो उसको हम बोलेंगे फ्लोटसम। तो यही है हमारा कमीन, अगर वो आ गया, अपने आप आ गया, तैरते तैरते गुड्स जब हमने फेंक दिया था वो अपने आप आ गया, तो उसको हम फ्लोटसम बोलेंगे। और रैक मतलब कोई भी प्रॉपर्टी जो कि टूट चुका है, वो प्रॉपर्टी को अगर हम ला रहे हैं, रैक हो चुका है, तो उसको भी हम ऐसा मानेंगे कि वो हम उसको क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस बिटवीन जेटसम एंड फ्लोटसम पूछा है। तो जेटसम मतलब जो कि हम थ्रो कर दिए हैं विद स्पीड टू रिड्यूस द वेट ऑफ वेसल टू प्रिवेंट इट फ्रॉम सिंकिंग, और ये अबेंडेंट गुड्स नहीं है, हमने इसको जानबूझ के फेंका है। ठीक है, और फ्लोटसम फ्लोट करता है, डूबता नहीं है। ठीक है, ड्यूटी इज पेपर ऑन बोथ अनलेस दे आर एंटाइटल्ड टू बी एडमिटेड फ्री ऑफ ड्यूटी। नेक्स्ट आते हैं कस्टम इम्पोर्ट ऑफ गुड एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी, ये पढ़ते हैं। ये जो रूल्स हैं कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी में, तो बेसिकली इसमें आपको ये बताया कि आपको कैसे एग्जाम्पशन क्लेम करना है, जो भी नोटिफिकेशन इशू होता है। तो एक बार जस्ट रीड करना है कि पहले तो क्या होगा कि नोटिफिकेशन में हमारा एग्जाम्पशन आएगा और जिसका बेनिफिट के लिए है वो क्लेम करेगा। रूल 3 डेफिनेशन के बारे में बोल रहा है। 4 में है हमारा इन्फॉर्मेशन अबाउट इंटेंट टू अवेल बेनिफिट। तो हमको मतलब जिस इम्पोर्टर को बेनिफिट क्लेम करना है, वो जो भी इंफॉर्मेशंस हैं उसकी, जैसे नेम एंड एड्रेस और गुड प्रोड्यूस, वो डिप्यूटी कमिश्नर को देगा, असिस्टेंट कमिश्नर को देगा। ठीक है, उसके बाद क्या प्रोसीजर्स हैं, ये सब एक प्लेन रीडिंग करना है आपको। ठीक है, मैं क्योंकि इसको अभी पढ़ाऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे असेसमेंट। अगेन असेसमेंट हम बाद में अच्छे से पढ़ेंगे कि मतलब मीनिंग ऑफ असेसमेंट क्या है। एंड 2 टाइप के असेसमेंट होते हैं, सेल्फ असेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट। वैल्यूएशन ऑफ गुड का एक सेपरेट सा चैप्टर है। और सेक्शन 15 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ पे आपको बताता है कि हम किस दिन का रेट ऑफ ड्यूटी लेंगे। ठीक है, मतलब कब हम कौन सा रेट ऑफ ड्यूटी लेंगे, क्योंकि रेट ऑफ ड्यूटी समटाइम्स चेंज होता रहता है, क्योंकि एग्जाम्पशन विड्रॉ हो जाता है, एग्जाम्पशन लग जाता है, या कुछ भी अदर रीजन से हमारा जो रेट ऑफ ड्यूटी चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे एक टेबल फॉर्मेट में आपको दिया है। अगर हमारा जो गुड्स है वो एंटर हो रहा है होम कंजप्शन पर्पज़ के लिए, इंपॉर्टेंट के केस में बता रही हूँ, अगर हमारा जो गुड्स है वो एंटर हो रहा है होम कंजप्शन पर्पज़ के लिए, तो किस दिन का लेंगे, जिस दिन हम बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर हमारा एंट्री इनवर्ड ऑफ द वेसल, या फिर अराइवल ऑफ द एयरक्राफ्ट या वेसल व्हीकल, विच एवर इज लेटर। मतलब बिल ऑफ एंट्री या
डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड ऑफ द वेसल वेसल मतलब वेसल का एंट्री इनवर्ड वाला डेट, या फिर एयरक्राफ्ट व्हीकल का अराइवल वाला डेट, विच एवर इज लेटर। ठीक है, उसके बाद जो भी गुड्स क्लियर फॉर होम कंजप्शन फॉर द वेयर हाउस है। ठीक है, उसके बाद अगर हम गुड्स क्लियर करें फॉर होम कंजप्शन फ्रॉम द वेयर हाउस, तो जिस दिन हम यहाँ पे ये ब्लैक हो गया, पता नहीं क्यों ये जा भी नहीं रहे, तो जिस दिन हम बिल ऑफ एंट्री पास करेंगे फॉर होम कंजप्शन पर्पज़ के लिए, उस दिन हमारा यहाँ पे डेटा, उसका डेट हम ले लेंगे। क्लियर है? क्या हुआ? हाँ, नेक्स्ट आते हैं एनी अदर गुड्स। अगर बाकी कोई गुड्स है तो जिस दिन हम ड्यूटी पे कर रहे हैं उस दिन का, हम जिस दिन हमारा ड्यूटी पे करने की लायबिलिटी आएगी उस दिन का हम रेट ले लेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे दो इलस्ट्रेशन दिया है, उससे अगेन आपका क्लियर हो जाएगा आंसर। फर्स्ट इलस्ट्रेशन में बोल रहा है कि जो बिल ऑफ एंट्री है वो प्रेजेंट हुआ है 1 जनवरी को, और जो वेसल है वो अराइव हुआ है 3 जनवरी को। तो जिस दिन वेसल अराइव होगा उस दिन हमको एंट्री इनवर्ड मिलेगा, तो विच एवर इज लेटर, तो 3 जनवरी को हमारा है, तो यहाँ पे हमको लेना है बिल। तो अपन ये मानेंगे कि हमको 3 जनवरी का लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा सा केस लॉ है, मुझे इम्पॉर्टेंट लगा केस लॉ। इसमें ये बोल रहा है कि भारत सरफेंट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस COI, केस लॉ का नाम है। इसमें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड किया था कि हम जो रेट ऑफ ड्यूटी और टैरिफ लेंगे जिस दिन हमारा जो हमारा वेसल है फाइनली एंटर कर रहा है, जिस दिन हमारा वो फाइनल एंट्री कर रहा है उस दिन का हमको रेट लेंगे। तो बेसिकली क्या हुआ था, एक शिप था वो एंटर किया था बॉम्बे। ठीक है, वो बॉम्बे एंटर किया था 4/7 को, 4 जुलाई 1981 में। उस टाइम जो हमारा ड्यूटी था वो हमारा 12.5% था। क्लियर है? 12.5% था, इतना को एंटर किया था। बट तब उस टाइम कोई स्पेस नहीं था तो वो कराची के लिए चला गया। कराची से आते हुए वापस बॉम्बे आया और बॉम्बे को 23 जुलाई को आया। यहाँ पे 4 जुलाई को पहले आया था, बट उसके बाद 23 जुलाई को आया, और उसको उस टाइम पे जो हमारा रेट था वो 15% था। तो हमको कौन सा रेट लेना है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बोला कि जिस दिन वो फाइनली आया, दैट इज़ 23 जुलाई को हम मानेंगे और 15 रेट लगेगा। ठीक है, ओके। हाँ, अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 3 में आते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि इम्पोर्टर अपने वेयर हाउस में इम्पोर्टर अपने वेयरहाउस में इंपोर्ट किया 20 जून को, और फिर उसके बाद एक एग्जाम्पशन विड्रॉ हो गया, एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन आ गया 15 अक्टूबर को, और वो 15 अक्टूबर को अपने होम कंजप्शन के लिए बिल ऑफ एंट्री पास किया। तो इतना कुछ है नहीं, जो ये होम कंजप्शन के लिए जिस दिन हमारा बिल ऑफ एंट्री पास किया उस दिन का जो ड्यू रेट था वो लग जाएगा, तो 25% लग जाएगा ऑन 28/10/2020 में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन नंबर 13 में। सेक्शन नंबर 13 टॉक अबाउट पिल्फरेज। क्लियर है? ये एक अच्छा सेक्शन है। पिल्फरेज मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी इंपोर्टेड गुड्स, अगर हम कुछ भी गुड्स मंगवाए, इंपोर्टेड गुड्स मंगवाए, वो आफ्टर अनलोडिंग बट बिफोर द प्रॉपर ऑफिसर हैज़ मेड एन ऑर्डर फॉर क्लियरेंस। मतलब क्या हो रहा है, हमने हमारा जो शिप है वहाँ से वो अनलोड हो गया, सारा जो सामान है वो अनलोड हो गया, बट ये अभी तक होम कंजप्शन के लिए नहीं गया है। ठीक है, मतलब वो हमारे कस्टम पोर्ट में ही है अभी तक। तो ये कस्टम पोर्ट में जो हमारे गुड्स लाई कर रहे हैं किसके अथॉरिटी में आएगा? पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी के में ये रहेगा। तो हमने अनलोड कर लिया है, बट अभी तक वो हमने उसको क्लियर नहीं किया होम कंजप्शन के लिए। अगर उस टाइम कोई भी गुड्स पिल्फर हो रहा है तो उसमें उनको ड्यूटी पे नहीं करना है। हाउएवर अगर वो जो गुड्स आया था वो रिस्टोर कर दिया गया है तो इम्पोर्टर हमारा क्या हो जाएगा, वो लाइबल हो जाएगा टू पे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे यही बोला है कि जो इम्पोर्टेड गुड्स शुड हैव बीन पिल्फर्ड, और वो आफ्टर अनलोडिंग होगा बट बिफोर प्रॉपर ऑफिसर क्लियरेंस किया होगा, और अगर वो रिसॉर्ट हो गया है तो हमको पे करना है, तो इट्स नॉट बी हैड बीन रिसॉर्टेड। ठीक है, एंड नाउ पिल्फर मतलब क्या? पिल्फर मतलब स्मॉल क्वांटिटीज़ में अगर आपका कुछ भी आइटम स्टील हो रहा है या थेफ्ट हो रहा है तो उसको हम पिल्फर बोलेंगे। मतलब टोटल पैकेज जा रहा है तो नहीं, थोड़े से कंटेनर में से एक, जैसे कोल्ड ड्रिंक का कंटेनर रहता है तो पूरा कोल्ड ड्रिंक का जो कंटेनर जिसमें से बहुत सारे बॉटल्स रहते हैं कांच के, अगर वो पूरा बॉक्स जा रहा है तो उसको हम पिल्फरेज नहीं मानेंगे, बट उसमें से अगर एक बॉटल मिसिंग है तो उसको हम पिल्फर मान लेंगे। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कौन कौन सा सर्कमस्टेंसेस ऐसा होगा जिसको हम मानेंगे कि पिल्फरेज हुआ है। तो
हमारे पास एविडेंस होना चाहिए कि हाँ कोई पैकेज के साथ टेम्परिंग किया है, कोई छेड़छाड़ किया है, और ब्लैंक स्पेस होना चाहिए मिसिंग आर्टिकल इन द पैकेज में। जो मैंने आपको कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल बताया उसमें एक ब्लैंक स्पेस रहेगा तो उसको मानेंगे वो वह है। और यूनिट आर्टिकल यूनिट आर्टिकल का एक चोरी होना चाहिए, नॉट ए पार्ट ऑफ आर्टिकल। मतलब अगर आपका एक मशीनरी है उसका अगर आप एक पार्ट को अगर आप चुरा लिए तो उसको हम पिल्फरेज नहीं मानेंगे। एक यूनिट इंडिविजुअल आइटम जो छोटा छोटा है वो आपका जाना चाहिए, ठीक है। अब सेक्शन नंबर 13 में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना है कि अब सेक्शन नंबर 13 में क्या होगा ना कि हमने अनलोडिंग कर लिया है और जो गुड्स है वो कस्टम ऑफिसर ने होम कंजप्शन के लिए क्लियर नहीं किया। मतलब वो जो गुड्स है वो हमारे कस्टम पोर्ट में है, और कस्टम पोर्ट में अगर कोई भी सामान रहता है तो किसकी अथॉरिटी में रहता है, तो पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अब लाइबिलिटी कौन पे करेगा उस ड्यूटी को। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो भी हमारे सेक्शन नंबर 45 में एक लाइबिलिटी इम्पोज किया गया है कि जो पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी है, मतलब जो कस्टोडियन है इम्पोर्टेड गुड्स का, वो लाइबिलिटी पे करेगा, ठीक है। बट वो पर्सन अप्रूव होना चाहिए कमिश्नर से, एंड देन सच कस्टोडियन विल बी लाइबल टू पे सच ड्यूटी एट द रेट प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ इम्पोर्ट मैनिफेस्ट या फिर रिपोर्ट। जिस दिन हम IGM वाला जिस दिन हम डिलीवरी कर रहे हैं रिपोर्ट, उस दिन का रेट लेंगे और जो पोर्ट का ट्रस्ट अथॉरिटी है वो करेगा। ये फर्दर आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, क्लियर है। तो ये वाला था हमारा सेक्शन नंबर 13 के बारे में। अब आते हैं सेक्शन नंबर 23 के बारे में, दैट इज़ रेमिशन ऑफ ड्यूटी ऑन गुड्स जो कि लॉस्ट हो गया है, डिस्ट्रॉयड हो गया है या फिर अबेंडन्ड हो गए हैं, ठीक है। वेयर इट इज़ सोन की मतलब यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर आपका सेटिस्फाई होना चाहिए या फिर डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ कस्टम वो सेटिस्फाई होना चाहिए कि जो गुड्स हैं इंपोर्टेड गुड्स हैं आइदर वो लॉस्ट हो चुका है, चाहे वो अदर देन वाइज ऑफ पिल्फरेज ऑफ कोर्स, क्योंकि पिल्फरेज वाला हमारा सेक्शन नंबर 13 कवर कर लेगा। तो पिल्फरेज के अलावा और कोई रीज़न से अगर आपका लॉस्ट हो रहा है या डिस्ट्रॉय हो रहा है एट एनी टाइम बिफोर क्लियरेंस, मतलब आपने अपने होम कंजप्शन के लिए क्लियरेंस नहीं किया है, तो उसका जो ड्यूटी है जो कमिश्नर और जो असिस्टेंट कमिश्नर और जो डेप्यूटी कमिश्नर है वो आपको रेमिट कर देंगे, ठीक है। तो इसमें ऑब्वियसली सेटिस्फेक्शन होना चाहिए असिस्टेंट कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर को। और अगर वो डिस्ट्रॉय हो रहा है बिफोर होम कंजप्शन, अगर आप अप्लाई किए हैं क्लियरेंस नहीं हुआ है और अगर वो डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं या फिर खो जा रहा है तो जो उसका ड्यूटी है वो रेमिट हो जाएगा, क्लियर है। अब इसमें एक डिफरेंस है, हमने पिल्फरेज में क्या पढ़ा कि ड्यूटी लेविएबल ही नहीं होगा, बट रेमिशन में हमने वर्ड पढ़ा है दैट इज़ कि वो रेमिट कर देगा। रेमिट इंडिकेट करना मतलब रेमिट करना मतलब रिफंड करना। अब रिफ़ंड कब करेगा, और बिकॉज हमने ऑलरेडी पे किया है, कोई चीज़ आप पे करेंगे तभी तो रिफ़ंड मिलेगा। तो यहाँ पे ये वही लिखा है कि ये जो ये वाला सेक्शन नंबर 23 है वो पिक्चर में आता है आफ्टर द ड्यूटी हैज़ बीन पेड इवन आफ्टर, मतलब होम कंजप्शन के लिए ऑर्डर मिल चुका है तभी तो आपने ड्यूटी पे किया, राइट। बट जो गुड्स हैं वो एक्चुअली क्लियर नहीं हुए हैं, ठीक है। तो उस टाइम अगर ऐसा कुछ लॉस से डिस्ट्रॉय हो गया तो आपका जो ये ड्यूटी है वो आपको रेमिट हो जाएगा। बट पिल्फरेज में हमने क्या पढ़ा था, पिल्फरेज में हमने पढ़ा था वो अनलोड हो गया बट अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है होम कंजप्शन के लिए, मतलब अभी तक आपने ड्यूटी पे नहीं किया, देयरफॉर आपको ड्यूटी पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वही लिखा है यहाँ पे The remission of duty is permissible only in case of total loss of goods. This implies that the loss is forever and beyond recovery. ठीक है, the loss referred to in section is generally due to natural cause, जैसे कि फायर फ्लड, मतलब आपका सारा लॉस होना चाहिए और उसका कोई भी रिकवरी का आपका होप नहीं रहना चाहिए, तो ये आपको ड्यूटी रेमिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट हमारा राइट टू रिलिंक्विश द टाइटल ऑफ द गुड्स। तो यहाँ पे जो ओनर है इंपोर्टेड गुड्स का वो कोई भी टाइम पे before an order for clearance of home consumption under section 47 or an order has or order for permitting the deposit of goods in warehouse has been made, वो अपना relinquish कर सकता है टाइटल ऑफ द गुड्स एंड thereupon वो लाइबल नहीं होगा। तो मतलब वो क्या कर सकता है, वो अपना गुड्स को छोड़ सकता है, अबेंडन कर सकता है, तो अपना जो टाइटल है उसको कैंसिल कर सकता है कि वो उसका जो वो ओनरशिप है उसके रिलिंक्विशमेंट कर सकता है अपने टाइटल का। कब, बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजप्शन का ऑर्डर पास हुआ है या बिफोर जो हम वेयर हाउस में रखने जाते हैं वो वाला ऑर्डर पास हुआ है, उससे पहले अगर ओनर ऑफ इम्पोर्टेड गुड अपना राइट रिलिंक्विश कर ले रहा है तो उसको ड्यूटी पे करना नहीं पड़ेगा। However, the owner of any such imported goods shall not be allowed to relinquish his title on such goods regarding which an offence apparent to have been committed
अच्छा, अब क्या हो रहा है, अब सपोज़ वो स्मगलिंग कर रहा था और वो स्मगलिंग करते हुए पकड़ गया और पकड़ने में आ गया और अभी तक उसमें ड्यूटी लेवी हुआ नहीं है और वो बोल रहा है कि नहीं मैं रिलिंक्विश करता हूँ अपना टाइटल, तो हम मानेंगे क्या? नहीं, क्योंकि वो गलत किया। तो अगर कोई भी गुड्स में जिसमें वो जो कि वो एक ऑफेंस है और उसमें अगर वो रिलिंक्विश कर रहा है तो वो परमिशन उसको अवेलेबल नहीं है। अब रिलिंक्विशमेंट मतलब टू गिव ओवर द पोजीशन और कंट्रोल और टू लीव ऑफ, मतलब उसको वहीं पे छोड़ के जाना। तो ये जो राइट है वो एक्सरसाइज हो सकता है एट एनी टाइम बिफोर द पासिंग ऑफ ऑर्डर फॉर होम कंजप्शन और बिफोर दैट डेट इट इज़ ओपन टू इम्पोर्टर टू वो अपने टाइटल ऑफ गुड्स को रिलिंक्विश कर सकता है। ठीक है, अब ऐसा कोई क्यों रिलिंक्विशमेंट करना चाहेगा अपने गुड्स का? तो वो मे बी उसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं है या फिर गुड्स में है बिन अदर वो डैमेज हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, और या तो वो अब इम्पोर्टर के यूज़फुलनेस के लिए नहीं रहा या फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, देयरफॉर इम्पोर्टर को डिलीवरी लेने की ज़रूरत नहीं है, उसका विलिंगनेस नहीं है। इन ऑल द अबव केसेस जो गुड्स हैज़ बीन इम्पोर्टेड, जो लाइबिलिटी है the liability to custom duty is imposed and therefore importer has to relinquish this title unconditionally and abandon them। ठीक है, और ये relinquishment कैसे करते हैं? वो अपना एंडोर्स कर देगा डॉक्यूमेंट, जो भी बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ लेडिंग एयरवेज जो भी है, प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर ऑफ कस्टम के साथ, और इफ़ द इम्पोर्टर डज सो ही विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे द ड्यूटी अमाउंट। ओके, अब यहाँ पे आपको डिफरेंस बिटवीन सेक्शन नंबर 13 एंड 23 बोल रहा है, तो एक प्लेन रीड कर लीजिएगा। सबसे पहले तो सेक्शन नंबर 13 में हमको पिलफरेज गुड्स दिया है, सेक्शन नंबर 23 में हमको दो चीज़ दिया है। एक तो हमने रिलिंक्विशमेंट पढ़ा और उससे पहले हमने ये पढ़ा था कि अगर वो डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, ये हो जा रहा है, तो वो भी सेक्शन नंबर 23 रेमिशन के बारे में पढ़ा कि आपने ड्यूटी पे करना है, और अगेन इसमें हमने पढ़ा बी में कि वो रिलिंक्विश कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही है कि आपको यहाँ पे ड्यूटी पे करना पड़ेगा, तो और वो आपको रेमिट होगा, बट प्रिविलेज में आपको ड्यूटी पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और जब हमारा अगर प्रिविलेज गुड रिस्टोर हो जा रहा है तो हमको ड्यूटी वापस पे करना पड़ेगा। और अगर आपका 23 लग रहा है तो अपन ये पढ़ें कि सेक्शन नंबर 23 कब लगेगा? अगर कोई होप ऑफ रिकवरी नहीं है। ठीक है, और हाँ ये सब एक बार प्लेन रीड कर लीजिएगा। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं सेक्शन नंबर 22 में। तो अभी तक हमने सेक्शन नंबर 13 पढ़ लिया है, सेक्शन नंबर 23 पढ़ लिया है, सेक्शन नंबर 22 अभी हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है? अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी ऑन डैमेज या डिस्ट्रॉयड गुड्स। तो अगर अगेन EC या DC मतलब असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम या डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ कस्टम सेटिस्फाई है कि जो भी इंपोर्टेड गुड्स हैं वो डैमेज हो गए हैं या फिर डिस्ट्रॉयड हो गए एट एनी टाइम, कब? बिफोर और ड्यूरिंग द अनलोडिंग ऑफ द गुड्स। ये वाला आपको याद रखना है, बिफोर और ड्यूरिंग द अनलोडिंग ऑफ गुड्स, मतलब आपने अनलोड नहीं किया या फिर जब आप अनलोड कर रहे हैं उस प्रोसेस में अगर डिस्ट्रॉय हो रहे हैं या फिर कोई भी इंपोर्टेड गुड्स जो कि अदर देन वेयर हाउस गुड्स है वो डैमेज हो जा रहे हैं एट एनी टाइम आफ्टर अनलोडिंग देयर ऑफ इन इंडिया बट बिफोर देयर एग्जामिनेशन। सेक्शन 17 में हमारा असेसमेंट होता है, तो सेक्शन 17 में एग्जामिन करते हैं गुड्स को। ठीक है, तो आप अनलोडिंग, पहला केस में है कि आप अनलोडिंग नहीं किए हैं या फिर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अनलोडिंग में डिस्ट्रॉय हो रहा है। सेकंड केस में है कि आप अनलोडिंग कर दिए हैं इंडिया में बट उसका एग्जामिनेशन नहीं हुआ है अंडर सेक्शन 17। और ये सब जो भी हुआ है, इसका जो भी डिस्ट्रॉय हुआ है, डैमेज हुआ है, वो कोई आपका विलफुल एक्ट नहीं है, नेग्लिजेंस नहीं है, डिफ़ॉल्ट ऑफ इम्पोर्टर नहीं है, एम्प्लॉय एजेंट के डिफ़ॉल्ट से नहीं है। और आपको कैसे पता चलेगा कि ये विलफुल एक्ट के हिसाब से नहीं है? तो इसके लिए हमको ये दिया कि असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्यूटी कमिश्नर चेक करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तो ये था, ये दोनों ये वाला नॉर्मल गुड्स के लिए था, ये अदर देन वेयर हाउस गुड्स के लिए था। एक बार अबेटमेंट में फिर से सुनाती हूँ पूरा। अबेटमेंट में सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हमारा ACDC, जो हमारे ACDC हैं, असिस्टेंट कमिश्नर या जो डेप्यूटी कमिश्नर है, अगर वो सेटिस्फाई हो रहे हैं कि कोई भी इंपोर्टेड गुड्स आइदर डैमेज हुए हैं या डिस्ट्रॉय हुए हैं। ठीक है, इंपोर्टेड गुड हमको पता है, डैमेज और डिस्ट्रॉय मतलब क्या मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है डैमेज मतलब फिजिकल डैमेज हुआ है, एंड इम्प्लाइज गुड्स आर नॉट फिट टू बी यूज फॉर द पर्पज़ जिसके लिए हम मंगवाए थे, जो पर्पज़ दे वर मेंट टू बी, वो पर्पज़ के लिए वो फिट नहीं है। एंड डिट्रॉयशन मतलब क्वालिटी ऑफ गुड्स में डिट्रॉय होना, क्योंकि एक नेचुरल कॉज हो गया है, चाहे वो फायर से जल गया है या कोई भी नेचुरल कॉज से क्वालिटी चला जाना। तो अगर हमारा ACDC, अगर कोई भी इंपोर्टेड गुड्स में डैमेज या डिट्रॉय हो रहा है एट एनी टाइम ड्यूरिंग
बिफोर और ड्यूरिंग द अनलोडिंग ऑफ गुड्स इन इंडिया। ठीक है, इसका मैं फ्लाइट मोड में डाल दी थी। ओके, यहाँ पे बोल रहा है कि वेर इट इज शोन टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ एसी या डीसी कि कोई भी इंपोर्टेड गुड्स हैं वो डैमेज हो गए हैं या फिर वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं ड्यूरिंग या बिफोर, मतलब या तो पहले या फिर ड्यूरिंग द अनलोडिंग ऑफ द गुड्स इन इंडिया। ठीक है, या फिर उसके बाद है कि कोई भी इंपोर्टेड गुड्स हैं अदर देन वेयर हाउस गुड्स जो कि डैमेज हो गए हैं एट एनी टाइम आफ्टर अनलोडिंग, अनलोडिंग के बाद डैमेज हुए हैं बट बिफोर देयर एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 17, जो कि हम कब करते हैं, हम जब वो करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ असेसमेंट। और क्यों डैमेज हुए हैं, एक्सीडेंट है, ऑन अकाउंट ऑफ कोई भी एक्सीडेंट है जो कि अगेन विलफुल एक्ट, नेग्लिजेंस या डिफॉल्ट ऑफ इंपोर्टर उसके एम्प्लॉयर एजेंट की वजह से नहीं हुआ है। क्लियर है। एंड थर्ड पॉइंट आपका बोल रहा है कि अगर कोई भी वेयर हाउस गुड्स हैं और इस वेयर हाउस कोई भी वेयर हाउस गुड्स हैं वो खाली डैमेज्ड, देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, यहाँ पे आपको डैमेज और डिट्रॉयशन दोनों है और यहाँ पे इंपोर्टेड गुड्स के बारे में बात कर रहा है। सेकेंडली यहाँ पे इंपोर्टेड गुड्स अदर देन वेयर हाउस गुड्स के बारे में बात कर रहा है और सिर्फ डैमेज गुड्स हैं। एंड थर्ड में वेयर हाउस गुड्स हैं और सिर्फ डैमेज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे आपका ये है बिफोर और ड्यूरिंग द अनलोडिंग, ये है आफ्टर अनलोडिंग बट बिफोर असेसमेंट जो एग्जामिनेशन करने अंडर सेक्शन 17, और ये डैमेज हो रहा है बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजप्शन, और इसमें भी बाय एक्सीडेंट अगर डैमेज हो रहा है नॉट ड्यू टू विलफुल एक्ट या नेग्लिजेंस या डिफॉल्ट, तो हमारा यहाँ पे जो भी ड्यूटी पे करेंगे वो एज पर सबसेक्शन 2 करेंगे। एंड सबसेक्शन 2 हमारा यहाँ पे ये बोल रहा है कि हमको जो ड्यूटी पे करना है अमाउंट ऑफ ड्यूटी चार्जेबल आफ्टर अबेटमेंट, हमको कितना ड्यूटी पे करना है आफ्टर अबेटमेंट तो उतना हमको माइनस कर लेना है। मतलब तो ड्यूटी ऑन गुड्स बिफोर डैमेज हमको पहले कितना ड्यूटी पे करना पड़ता था, फिर है इनटू वैल्यू ऑफ गुड्स जो कि डैमेज हो चुका है डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ गुड्स जो कि डैमेज नहीं हुए हैं बिफोर डैमेज, जो जितने वैल्यू थे उतना, मतलब ये बेसिकली प्रोपोर्शनेट बेसिस हमको उसके हिसाब से पे करना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो हम वैल्यूएशन का मेथड देखेंगे वो क्या देखेंगे, जो वैल्यूएशन का मेथड देखेंगे वो अब वो जो डैमेज गुड्स या जो गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया उसका हमको वैल्यूएशन कैसा पता चलेगा। तो जो प्रॉपर ऑफिसर जो हमको वैल्यूएशन बताएगा इधर हम वो लेंगे या फिर उस गुड्स को हम सोल्ड करेंगे, मतलब प्रॉपर ऑफिसर सोल्ड करेगा पब्लिक ऑक्शन में या फिर टेंडर दे के सोल्ड करेगा या फिर विद द कंसेंट ऑफ द ओनर इन एनी अदर मैनर करेगा, मतलब जो भी मैनर में करेगा बट हाउएवर कंसेंट लेना है ओनर से। एंड द ग्रॉस सेल प्रोसेस बिट, और जितना उसको ग्रॉस सेल प्रॉफिट मिला वो हम वैल्यू ऑफ सच गुड्स ले लेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे ये 3 केसेस है, आइदर बिफोर या ड्यूरिंग अनलोडिंग या फिर एक्सीडेंट से हो रहा है आफ्टर अनलोडिंग बट बिफोर असेसमेंट, या फिर वेयर हाउस के केस में बिफोर एक्चुअल क्लियरेंस, तब हमको ये सब करना है प्रोवाइडेड ये जो एक्सीडेंट है वो विलफुल एक्ट वगैरह ना हो। क्लियर है। तो ये हमने पढ़ लिया। रजिस्ट्रेशन 4 पढ़ते हैं कि वैल्यू ऑफ गुड्स इज़ 10,000, तो हमारा वैल्यू ऑफ गुड्स 10,000 है। आफ्टर द डैमेज वैल्यू इज़ 2,000, अभी हमारे पास 2,000 हो गए, तो कितना हमको रिड्यूस करना है 2,000 बाय 10,000। ठीक है, क्लियर है, एकदम प्रोपोर्शनेट बेसिस में है। अब आते हैं इलस्ट्रेशन 5 में, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ कस्टम ड्यूटी अगर जो गुड्स हैं वो डैमेज्ड इनसाइड द वेयर हाउस में डैमेज हो रहे हैं बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजप्शन। सेकेंड है डिट्रॉय हो रहे हैं इनसाइड द वेयर हाउस, तो फर्स्ट वाले केस में तो हमको अबेटमेंट मिल जाएगा, सेकेंड वाले केस में अबेटमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि हमारे जो वेयर हाउस के कंसेप्ट में उसमें डिट्रॉय की बात ही नहीं की, डैमेज के बारे में बात ही की है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि सेक्शन 22 हम के हिसाब से हमको मिल जाएगा, दैट इज ड्यूटी आफ्टर डैमेज बाई ड्यूटी बिफोर डैमेज इक्वल्स टू वैल्यू आफ्टर डैमेज। ये वाला फॉर्मूला यूनिटरी प्रोपोर्शनेट मेथड से करना है और आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बट प्रोवाइडेड जो असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर है वो सेटिस्फाई होना चाहिए कि जो ओनर है वो उसको एक्चुअल में थोड़े बहुत लॉस हुए होने चाहिए। एंड सेकंड केस में मैंने बताया कि डिट्रॉय के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो डिट्रॉयशन के बारे में कुछ नहीं, तो अबेटमेंट जो है वो अवेलेबल नहीं होगा इन दिस केस। हाउएवर सेक्शन 68 ओनर ऑफ जो वेयर हाउस गुड्स है वो ऑर्डर फॉर क्लियरेंस डाल सकता है, हैज़ बीन मेड रिसर्च गुड। तो ये हमारा वेयर हाउस वाले कंसेप्ट में है जो कभी अब नहीं रहा हमारे सिलेबस में। ठीक है, थर्ड है कि वो डिस्ट्रॉय हो रहा है इन द वेयर हाउस बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजप्शन। अब हमारे अब यहाँ पे डैमेज नहीं, यहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं, यहाँ पे डिस्ट्रॉय के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब भी गुड्स डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं वेयर हाउस में, अब डिस्ट्रॉय वाला हमने पढ़ा है सेक्शन नंबर 23 में, रेलिंक्विशमेंट जो अपने को मिल जाती है। तो अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो रहा है वेयर हाउस में बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजप्शन, तो जो कस्टम ड्यूटी जो पेड हो चुका है उसको हम रेमिट कर देंगे इस पर सेक्शन नंबर 23। तो यहाँ पे वही लिखने के सेक्शन नंबर 23 में जो गुड्स लॉस होना चाहिए वो बिल्फ्रेज नहीं होना चाहिए या फिर डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। तो उसमें जो अगर आप अमाउंट पे कर दिए हैं तो मतलब एक्चुअल होम कंजप्शन नहीं हुआ बट आपने ड्यूटी वगैरह सब पे कर दिया है तो उस ड्यूटी का आपको रेमिटेशन मिल जाएगा। ठीक है,
एंड क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, डिस्ट्रॉयड ऑन द वाफ बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजप्शन। तो यहाँ पे भी अगर सेक्शन नंबर 23 आ जाएगा, एंड डिस्ट्रॉयड आफ्टर क्लियरेंस फ्रॉम वेयर हाउस से क्लियर होने के बाद डिस्ट्रॉय हुआ है। तो इट इज़ क्लियर दैट रेमिशन ऑफ ड्यूटी इज पॉसिबल ओनली जब वो, यहाँ पे हमारा सेक्शन 23 कब लगेगा, बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजप्शन, और यहाँ पे तो आफ्टर क्लियरेंस फॉर होम कंजप्शन हुआ है, तो यहाँ पे कोई भी रेमिटेशन पॉसिबल नहीं है। इसमें जो इम्पोर्टर लेके जा रहा है उसी के ऊपर लॉस आएगा। क्लियर है। अब एक बार आते हैं इलस्ट्रेशन 6 में। इलस्ट्रेशन 6 में यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक पेपर्स पीयरलेस स्क्रैप बोल के है, वो सी से कुछ इंपोर्ट किया, कुछ मेटल स्क्रैप को इंपोर्ट किया जो कि 6000 मेट्रिक टन का था, यूएसए से इंपोर्ट किया। तो उसके बाद वो होम कंजप्शन के लिए बिल ऑफ एंट्री पास कर दिया, क्लियरेंस ऑफ गुड हो गए, ड्यूटी उसको पे हो गया, ड्यूटी उसने पे कर दिया है। पर लेटर ऑन जब वो पोर्ट प्लस अथॉरिटी उसको जब गुड संभाल रहा था, मतलब वो जब गुड एक्चुअल में क्लियर कर रहा था होम कंजप्शन से, तब वो देखा कि सिर्फ और सिर्फ 5500 मेट्रिक टन गुड्स ही हैं, मतलब कुछ 500 मेट्रिक टन मिसिंग थे। और हाँ, तो जब भी तो हमको उसके केस में कौन सा आएगा, तो ये सेक्शन नंबर 23 ही आएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, सेक्शन नंबर 23 आएगा कि हमने होम कंजप्शन के लिए बिल ऑफ एंट्री पास कर दिया था। ठीक है, और असिस्टेंट कमिश्नर भी ओके हो गया था, हमने टैक्स भी पे कर दिया था। हाउएवर जब हम एक्चुअल क्लियरेंस कर रहे थे तब वहाँ पे कुछ गुड्स मिसिंग थे, और वो जो गुड्स मिसिंग थे वो पिलफरेज नहीं थे, वो आपको ज़रूर से लिखना है। तो इस केसेस में अंडर सेक्शन नंबर 23 में आपने आपको जो भी वो मिला है, वो आपको आपने जो भी ड्यूटी पे कर दिया है, जो गुड्स जो भी खो चुका है, उसमें आपको ड्यूटी फ्री आपको रेमिशन मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 24 में, दैट इज डीनेचरिंग या फिर म्यूटिलेशन ऑफ गुड्स। तो समटाइम्स क्या होता है, कोई एक चीज़ सपोज यहाँ पे एग्जांपल से पढ़ते हैं, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल में क्या होता है ना, वो अगर जब उसको हम डीनेचर नहीं करते हैं, मतलब ये इथाइल अल्कोहल ना बहुत चीज़ों के लिए काम आती है। ठीक है, तो उसमें जो होता है वो हायर रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी होता है। बट हाउएवर अगर हम उस इथाइल अल्कोहल को डीनेचर कर देंगे तो उसमें क्या होगा, लोअर रेट ऑफ ड्यूटी होगा। और डीनेचर करने का तरीका क्या है, इसमें हमको कुछ केमिकल्स डाल देना है, जिससे कि क्या होगा, जिससे कि वो इथाइल अल्कोहल को एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही काम आएगा, और उसमें फिर लोअर रेट ऑफ ड्यूटी है। तो बेसिकली यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि जो इम्पोर्टर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो रूल्स बनाए जिससे कि वो डीनेचर या म्यूटिलेट कर सके इम्पोर्टेड गुड्स को, जो कि जनरली मोर देन वन पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। बट बाकी पर्पज़ से हमको नहीं चाहिए, हमको एक ही पर्पज़ में चाहिए, तो उसको आप क्यों ना डीनेचर कर दो कि जिससे कि हम सिर्फ एक ही पर्पज़ के लिए यूज़ कर पाएँ और उससे हमको लोअर रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी लगे। ठीक है, तो यही इसका कंसेप्ट है, एक्सप्लेन रीड कर लेना है। ओके ओके, सेक्शन नंबर 25 एग्जाम्पशन में आते हैं। सेक्शन नंबर 25 1 और 2। 1 टॉक्स अबाउट जनरल एग्जाम्पशन एंड बी, एंड 2 टॉक्स अबाउट स्पेशल एग्जाम्पशन। उसके बाद 25 ए है और 25 बी है। ठीक है, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, फिर खत्म हो जाएगा चैप्टर। जनरल एग्जाम्पशन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई है पब्लिक इंटरेस्ट में कि वो इसलिए नोटिफिकेशन डालता है ऑफिशियल गैजेट में, और वो एग्जेम्प्ट करता है अदर एब्सोल्युटली और सब्जेक्ट टू सच कंडीशन टू बी फुलफिल्ड एज में बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। ठीक है, वो जनरली क्या करता है, ऑर्डर पास करता है, नोटिफिकेशन पास करता है ऑफिशियल गैजेट में, और एब्सोल्युटली एग्जाम्पशन पास करता है या फिर कुछ कंडीशन फुलफिल करने से करता है। ठीक है, अब स्पेशल एग्जाम्पशन में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो वो एक स्पेशल ऑर्डर पास करता है। उसमें तो बस एक नोटिफिकेशन पास होता है ऑफिशियल गैजेट में, इसमें स्पेशल ऑर्डर पास होता है फॉर पेमेंट ऑफ ड्यूटी ऑन गुड्स, जिसमें हमारा लाइबल ओनली अंडर सर्कमस्टेंसेस ऑफ एक्सेप्शनल नेचर, मतलब इसमें ऐसा कुछ एक एक्सेप्शनल नेचर की वजह से आता है। जैसे अभी हमारा एक्सेप्शनल नेचर है कोविड। ठीक है, तो कोविड की वजह से काफ़ी कुछ केसेस में हमारे को रिलैक्सेशन वगैरह दिया गया है, तो ये एक एक्सेप्शनल नेचर का एग्जाम्पशन है। फर्दर नो ड्यूटी शैल बी कलेक्टेड इफ द अमाउंट ड्यूटी लेवल इक्वल टू और लेस देन 100 रुपीज़। अगर हमारा यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि ये भी हमको एग्जाम्पशन में ही बता दिया, एग्जाम्पशन के उसमें ही बता दिया है कि अगर आपका जो ड्यूटी है वो 100 रुपीज़ है या लेस देन 100 रुपीज़ है, तो उसमें भी आपको कुछ कलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, ओके, उसके यहाँ पे मोरल ग्राउंड्स बताया है कि मोरल ग्राउंड्स वेयर द ड्यूटी शुड नॉट बी लेवी एट ऑल। सम ऑफ दिस सेंटेंस कि अगर वो वेयर द गुड्स नॉट रीच द इंडियन सॉइल, अगर आपको इंडियन सॉइल में ही नहीं आया है। ठीक है, वेयर द इंडियन सॉइल में आया है बट वो अवेलेबल नहीं है कंजप्शन के लिए, मतलब टूट गया है या फिर गुड्स डैमेज हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया है। ठीक है, तो इस समय आप एग्जाम्पशन क्लेम नहीं कर सकते हैं, मतलब एक ड्यूटी ही लेवी नहीं होगा तो आप एग्जाम्पशन क्लेम कैसे करेंगे, राइट। उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव डेट, ये भी पढ़ के जाना है अपने को। यहाँ पे बोल रहे सेक्शन 25 प्रोवाइड द डेट ऑफ इफेक्ट ऑफ द नोटिफिकेशन, हमारा डेट ऑफ इशू होगा।
प्रोवाइड्स द डेट ऑफ इफेक्ट ऑफ द नोटिफिकेशन और द डेट ऑफ इट्स इशू, मतलब जिस दिन हमारा नोटिफिकेशन इशू है तब होगा। फॉलोइंग इशू नीड टू बी केप्ट इन माइंड इन केस ऑफ जनरल एग्जाम्शन वेयर द एग्जाम्शन नोटिफिकेशन डज नॉट मेंशन द डेट ऑफ इट्स इफेक्ट। अगर हमारा एग्जाम्शन नोटिफिकेशन में कोई भी डेट नहीं बताया कि कब इसका एग्जाम्शन लगेगा, द नोटिफिकेशन कमिंग टू इफेक्ट ऑफ द डेट ऑफ इट्स इशू बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। तो अपन ऐसे मानेंगे कि जब ये नोटिफिकेशन इशू हुआ था ऑफिशियल गैजेट में, उस दिन से हमारा जो एग्जाम्शन है वो इशू होगा। अगर नोटिफिकेशन में कोई डेट नहीं दिया गया है तो। एंड वेयर द एग्जाम्शन इज थ्रू अ स्पेशल ऑर्डर द अबव रूल डज नॉट अप्लाई। बट अगर हम 25(2) के हिसाब से करें, मतलब स्पेशल ऑर्डर में अगर हम एग्जाम कर रहे हैं तो तब ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। स्पेशल ऑर्डर्स आर इशूड सेपरेटली फॉर ईच केसेस एंड कम्युनिकेटेड टू द बेनिफिशियरी। मतलब कुछ इंडिविजुअल पर्सन के लिए, अगर हमको स्पेसिफिक पर्सन के लिए कर रहे हैं तो उसको डायरेक्टली गवर्नमेंट उसको कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। द बेनिफिशियरी कैन क्लेम रिफंड फॉर द पीरियड रिकॉर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। क्लियर है। अब आते हैं 25A एंड 25B में कि क्या क्या एग्जाम्शन है ऑन इम्पोर्टेड गुड्स यूज फॉर इनवर्ड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स। तो बेसिकली यहाँ पे वर्डिंग्स आपको देखना है कि यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई है कि पब्लिक इंटरेस्ट में, तो एक नोटिफिकेशन करेगा जिसमें वो सच गुड्स को एग्जाम करेगा। कौन से गुड्स को एग्जाम करेगा? विच आर इम्पोर्टेड फॉर द पर्पज़ ऑफ रिपेयर। ओके, तो हम कहाँ थे? वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई है कि नेसेसरी है पब्लिक इंटरेस्ट में, तो वह नोटिफिकेशन गुड्स को एग्जाम कर सकते हैं जो कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ रिपेयर, ठीक है। मतलब जैसे कि सपोज़ हमने क्या किया, हमने ऑलरेडी यूएस को माल भेज रखा था। अब यूएस वाले ने वापस हमको इंडिया में भेजा वो माल रिपेयर पर्पज़ के लिए। अब इंडिया में वो सामान रिपेयर होगा और विद इन 1 ईयर हमको वापस यूएस भेजना है, ठीक है। तो तब ये जो हम वापस भेजेंगे, ये वाला यहाँ पे ये इसमें जो ड्यूटी रहेगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, प्रोवाइडेड अगर हम विद इन 1 ईयर री एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं कि जो गुड्स सेल बी री एक्सपोर्टेड आफ्टर सच रिपेयर फॉर द प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चर एज द केस में भी विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ विच ऑर्डर फॉर क्लियरेंस ऑफ इम्पोर्ट गुड इज मेड एंड इम्पोर्टेड गुड्स आर आइडेंटिफाइबल। ऑब्वियसली जो गुड्स हम भेज रहे हैं वो आइडेंटिफाइबल होना चाहिए और जो भी कंडीशन नोटिफिकेशन में दिया जाएगा उसको फॉलो करना है। एंड 25B हमको क्या बोल रहा है कि सपोज आप वही है लाइन देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई है कि नेसेसरी है पब्लिक इंटरेस्ट में, तो वो नोटिफिकेशन में गुड्स को एग्जाम करेगा जो कि री इम्पोर्ट हो रहे हैं आफ्टर बिंग एक्सपोर्टेड फॉर द पर्पज़ ऑफ रिपेयर। तो मतलब इंडिया वाले एक्सपोर्ट कर रहे हैं, देखो यहाँ पे मैं डायग्राम बनाई हूँ, इंडिया वाले एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूएस को, ठीक है। इंडिया वाले यूएस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं रिपेयर पर्पज़ के लिए, यूएस वाला रिपेयर कर रहा है और वापस वो इंपोर्ट कर रहे हैं। तो री इम्पोर्ट में जो हमारा होगा वहाँ पे हमारा एग्जाम्शन लिमिट हमारा एग्जाम्शन क्राइटेरिया आ जाएगा, ठीक है। विच आर री इम्पोर्टेड आफ्टर बिंग एक्सपोर्टेड फॉर द पर्पज़ ऑफ रिपेयर या फिर फर्दर प्रोसेसिंग या मैन्युफैक्चर करना है, उसमें भी फर्दर प्रोसेसिंग या मैन्युफैक्चर मेंशन किया हुआ है। और इसमें क्या कंडीशन है कि जो गुड्स जो री इम्पोर्ट होगा इनटू इंडिया आफ्टर सच रिपेयर या फर्दर प्रोसेसिंग या मैन्युफैक्चर एज द केस में भी वो विद इन 1 ईयर होना चाहिए ऑन विच द ऑर्डर परमिटिंग क्लियरेंस फॉर एक्सपोर्ट इज मेड, ठीक है। उसके बाद अगेन आइडेंटिफाइबल होना चाहिए एंड सच अदर कंडीशंस एज में भी प्रेस्क्राइब होना चाहिए। क्लियर है। तो इससे हमारे चैप्टर नंबर 1 के कंसेप्ट क्लियर होते हैं, ठीक है। तो ये सब तो प्रोनाउंसमेंट वगैरह है एंड टेस्ट योर नॉलेज का एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो दैट्स इट गाइस, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि और भी काफ़ी वीडियोस आने वाले हैं। मैं सारे एक एक दिन करके सब वीडियोस अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो बाय।